बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आवाम को बड़ा रिलीफ देते हुए घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में ₹7.41 फी यूनिट कमी, जबकि सनती सार्फिन के लिए बिजली ₹7.59 फी यूनिट सस्ती कर दी है। दूसरी जानिब शिबली फराज साहब ने कहा है कि आज फिर पानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, ये अदालत की तौहीन है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, क्या इस इक़दाम से मईशत की तरक्की की राह हमवार हो सकेगी? नहीं, मईशत तो पूरी दुनिया की इस वक्त एक इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल से गुजर रही है। सवाए हमारे जो हमारी हुकूमत है या अरेंजमेंट है जो भी है, उनके बकौल यहाँ सब ठीक है, लेकिन बाहर दुनिया तो लरस रही है। बल्कि इस तरह के बयान सुन के भी वो परेशान होते होंगे कि ये क्या चक्कर है भाई, पाकिस्तान में इतनी गुड्डी गुड्डी खबरें क्यों सुना रहे हैं यहाँ पे हमारे सारे लोग, और दुनिया भर के अंदर तो कोहराम मचा हुआ है मईशत में इस वक्त। तो लेकिन बहरहाल ये बिजली उन्होंने कम की है। इशू जो है ना, ये एक रिलीफ मिला और चलें आगे बात जैसे भी चली। इशू ये है, इशू ये नहीं है, इसकी रूट क्या है, ये IPPs किन की थी और ये IPPs के मुआहदे कैसे हुए थे, और इतनी दिहाइयों तक कितने IPPs के, पहली तो ये मालिकान कौन है इनके, और फिर वो मालिकान जो हैं उनको डॉलर्स में कितनी पेमेंट हुई और कितने अरब या खरब रुपया मुल्क से बाहर गया इनको पे करके। और अब वही लोग जो इधर बैठे हैं जो मालिकान हैं, लेकिन वो मुआहदे बाहर किए हुए हैं डॉलर्स में, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करके कीमत कम करवा ली। और भाई पहले इतने अरब खरब रुपया जो है वो जो बिजली पैदा करें ना करें और डॉलर्स में पेमेंट्स होती है, वो कितना पैसा उसका कोई ऑडिट है कि नहीं है, मतलब उनसे कह दिया, वो इधर ही हैं, वो मान गए जी। IPP से गुजारिश की, कौन है IPPs, वो इधर ही तो बैठे हैं। वो जी हमने शुगर मिल्स से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने चीनी, ओ भाई इधर सामने ही तो बैठे हैं, जो अंदर बैठे हैं। मतलब देखिए ना, ये एक अजीब सा मामला है। मतलब डेवलपर्स, रियल इस्टेट डेवलपर्स से हमने गुजारिश की है, ओ भाई आप इधर ही अंदर सेटअप में ही तो, अरेंजमेंट में ही तो सारे बैठी है लीड, तो वो खुद ही अपने आप से रिक्वेस्ट करके तो कम आ जाते हैं, ज़्यादा हो जाती है, चीनी जाती है, चीनी अंदर आ जाती है, वापस गंदम बाहर जाता है, गंदम वापस आ। तो ये उसमें जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये बताएं ना कि IPPs किसकी हैं, कितने, मतलब IPP से गुजारिश की। IPP क्या कोई आदमी का नाम है, कोई खातून का नाम है? IPPs किसके हैं, ये कब लगे, कितने पेमेंट्स इनको हुई, कितना पैसा बाहर गया मुल्क से, और अब उन्होंने जो कम कर दिया, क्या बात सुन ली उन्होंने आपकी, अब क्या उनको डॉलर्स में नहीं देंगे, रुपयों में देंगे, डॉलर्स में, तो फिर वो मुआहदा अगर ख़त्म हो गया डॉलर्स वाला तो फिर कुछ और भी उनके ख़त्म करवा ले। रूट कॉजेज़ पे अगर जाएंगे ना तो ये मामलात हमारे लॉन्ग टर्म में हल होंगे, वरना ये हल नहीं होंगे मामला। ये वक्ती तौर पे एक रिलीफ है, अच्छा इक़दाम है, लेकिन फिर अब मकसद है कि देखें ना, उन IPP से गुजारिश की, उन्होंने बिजली कम कर दी। भाई कैसे, मतलब IPP से आप ज़्यादा गुजारिश कर लो, ज़्यादा कम करो, वो इधर ही तो बैठे हैं लोग, इधर ही तो बैठे हैं। वो MBS फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करते आप सऊदी अरेबिया वो जो रिस्क कार्ल्टन होटल वाला, तो उनसे निकलवाए पैसे, कितना पैसा पाकिस्तान का बाहर ये लोग ले गए, और वो सिस्टम का हिस्सा है सारे। आम आदमी को IPP का लाइसेंस की इजाज़त है कि वो तो सोलर नहीं लगा पा रहा। तो उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसी बात करेंगे जो और भी कोई दाम उठाएंगे, और इसके रूट कॉजेज़ पे जाए ना, इसकी तो देखें ना, अकाउंटेबिलिटी होनी बड़ी ज़रूरी है, तभी तो मईशत आगे बढ़ेगी। लेकिन इस ऐलान से जो है वो जाहिर है कि लोगों को थोड़ा बहुत सुकून तो मिला, और उसमें अब मईशत कैसे तरक्की होती है, तो दुनिया में मईशत सारी हिली हुई है, एक माशी बड़ा जो है ना वो एक ज़लज़ला है हुआ इस वक्त मईशत के हवाले से। और वो मईशत के हवाले से ज़लज़ला जो है, ये एक नई जंग है, बड़ी जंग, तवील। एक तो है ना वो, इसको आप पता नहीं अब इसको काइनेटिक में डालें, नॉन काइनेटिक में डालें, आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं सारे, लेकिन एक माशी जंग जो है एक बड़ी छिड़ गई है। और उसमें अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कि मुल्कों की मईशत बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना इस वक्त अपने आप को खुश करने के लिए, ये आगे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, सालों में, ये मईशत जो ममालिक माशी तौर पे इस्तेहकाम रखेंगे, मुस्तहकम होंगे, जिनके यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, वो मुल्क आगे बढ़ेंगे। बाकी ये बातें सारी बयानात हैं। आपके मुल्क की आबादी, उनकी एजुकेट कैसे करना है, आपने
कौन से ममालिक के साथ कहाँ जाना है, टेररिज्म का इशू है, सोशल अनरेस्ट है, तो ये सारे इंटरलिंक्ड हैं बातें। ये जो बात है ना आज के दिन, मतलब ऐलान अच्छा हुआ, लेकिन आप यकीन करें जो पूरी दुनिया आप देखें तो वहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहे हैं इस वक्त। एक हमारे यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि वो ज़बरदस्त हो गया और तरक्की आ गई और मईशत ठीक हो गई और हमेशा के लिए ठीक हो गई और ये हो गई। तो चलें जी, हो गई ठीक, मतलब ये ऐलान अच्छा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रूट कॉजेज इसके क्या हैं। IPBs के ख़त्म हो गए, उनके तो माहदे ख़त्म कर दिए हमने, वो अपनी जगह रूट कॉज मौजूद है ना कि हमने आगे बिजली कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी, सोलर पे जाना है, हाइड्रो पे जाना है, कैसे हमने आगे जाना है, तो वो रूट कॉजेज तो अपनी जगह सारे मौजूद हैं। तो ये अच्छा है आज एक ऐलान हो गया, फील गुड आ गया, लेकिन ये कि वो आगे तो बड़े इश्यूज हैं। अच्छा, अब इसमें जो मैं आपसे मईशत की बात कर रहा हूँ, देखें 185 मुल्कों के ऊपर उन्होंने टैरिफ आयद कर दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। लिबरेशन डे का उसका नाम दिया। लिबरेशन डे का नाम उसको यौम आज़ादी या जो भी, लिबरेशन डे इसलिए कि अमेरिका जो है वो आज़ाद हो गया, उसकी मईशत जो है वो आज़ाद हो गई उन तमाम ज़ालिमाना कवानीन से जिनके तहत जो है वो दूसरे मुल्क फ़ायदा उठाते थे और अमेरिका को नुकसान होता था। टैरिफ क्या है? टैरिफ वो है कि जो आपके एयरपोर्ट या बंदरगाह पे जो सामान बाहर से बन के आता है अमेरिका में, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए ज़्यादा। ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है जिसको VAT या वैट, उसके ख़िलाफ़ हैं ट्रंप। वो कहते हैं कि उसका जो है ना कंज्यूमर जो ख़रीदते हैं लोग, उनको नुकसान होता है। बहरहाल उनकी बहस चल रही है मुख्तलिफ लोग जो हैं, लेकिन बात सारी है कि उसके नतीजे में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में महंगाई ख़त्म हो गई है। सिर्फ उन्होंने ही कहा, ठीक है। बाहर वहाँ पर अमेरिका में अगर जाके देखें तो वहाँ पे भी महंगाई का तूफ़ान है इस वक्त सारी दुनिया की तरह, क्योंकि ये रिसेशन में जा रहा है, यानी सुस्त रवि की तरफ दुनिया की मईशत जा रही है, अमेरिका भी। अच्छा, अब उसमें जो है वो उन्होंने ना दोस्तों को छोड़ा, ना दुश्मनों को छोड़ा, ना इत्तेहादियों को छोड़ा, बल्कि उन्होंने एक मुल्क पूरी दुनिया का ऐसा जिसके ऊपर टैरिफ नहीं आयद हुआ, एक ही मुल्क, और वो उस मुल्क का नाम है रशिया। रशिया पे टैरिफ आयद नहीं हुए क्योंकि रशिया के जो वहाँ के रशियन इन्वेस्टमेंट फंड के जो सरबराह हैं किरिल दिमित्रियेव, वो मौजूद हैं इस वक्त वाशिंगटन में। ये आला तरीन शख्सियत हैं कोई रशिया की, जो 2022 के बाद, यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद इस वक्त वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं, और ये 2016 में भी वो जो मुलर रिपोर्ट में भी इनका नाम था, तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम के साथ, उनके साथ बहुत करीबी रब्ता रखते हैं। ये इस वक्त इनको 1 हफ्ते का वीज़ा इशू किया और ये वाशिंगटन में है। एक तो इनकी ज़ाहिर स्टीव वित्कोफ से मुलाकात होगी, बाकी किससे होगी? तो वो वहाँ आ रहे थे, तो जाहिर है कि ये एक मैसेज भेजा प्रेसिडेंट ट्रंप ने मजीद कि हम रशिया पे टैरिफ नहीं लगा रहे। रशिया पे बाकी पाबंदियाँ वगैरह तो लगी हुई है ना, स्विफ्ट वगैरह, लेकिन वो टैरिफ उन्होंने रशिया पे नहीं लगाया। अच्छा, तो रशिया की ट्रेड तो चल रही है ना बहुत से, मतलब वो इतना ओपन ले लेंगे, रशिया तो सस्टेन कर गया इकोनॉमिकली, वो उतना डैमेज नहीं हुआ जो बाइडेन इंतजामिया की असेसमेंट थी। लेकिन उसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि कम से कम टैरिफ क्या है, सारे मुल्कों पे लगाया है ना, तो कम से कम जो टैरिफ है वो है 10%। यानी मिसाल के 10% बता दिए कि $100 का एक कोई चीज़ तैयार हुई, $100 की $80 में तैयार हुई, $20 उसकी शिपिंग में लगे, पहुंच गई अमेरिका के बंदरगाह पे। जब बंदरगाह पे पहुंची तो उस पर 10% टैरिफ लग गया, ठीक है। $100 की थी, 10% लगा तो 110 हो गए, मतलब सादा से $110 की चीज़ हो गई 10%। तो कम से कम जो टैरिफ है, टैरिफ एक टैक्स है, यूं समझ लें, टैरिफ एक टैक्स है जो बंदरगाह पे या एयरपोर्ट पे जो भी बाहर से सामान आएगा उस पर लगेगा। सही। अब जनाब 10% लग गया तो 100 से वो 110 हो गया। अच्छा, तो कम से कम 10 है, सही, यानी 10% से नीचे उन्होंने किसी पे टैरिफ नहीं लगाया, और बाकी मुल्कों पे वो टैरिफ बढ़ता गया वो मुख्तलिफ मुल्कों पे मुख्तलिफ लगाते। जैसे EU जो है, EU जो कि 232 बिलियन का उनके साथ ट्रेड है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो चाइना है ना, 295 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है अमेरिका को और चाइना के दरमियान।
तो उनके ऊपर जो है वो जो उन्होंने 34% उन्होंने लगा दिया। लेकिन ये 34% टैरिफ तो लगाया, लेकिन इससे पहले 20% लगा चुके हैं, तो ये 54% बनता है असल में देखा जाए तो। यानी से चाइना से आने वाली जो जितना भी सामान होगा उस पर 54% टैरिफ है। अच्छा, मैक्सिमम उन्होंने इसकी जो था वो 60 था, वो 60 तक कोई नहीं गया। उन्होंने ये कहा था कि लेकिन 60 तक नहीं गया, 54 भी नहीं, 34 पे यहाँ पे गए। लेकिन जो दूसरी बात है उसमें बात यह है कि जिन मुल्कों पे उन्होंने सिर्फ 10% लगाया टैरिफ, बिल्कुल मिनिमल लगाना तो था ना सब पे, उसमें एक मुल्क का फायदा हो गया, क्योंकि ईयू पे तो लगाना, ईयू पे लगा, वो लगा 20% सारे ईयू के ममालिक। लेकिन एक मुल्क ईयू से अलग हो गया था ब्रेग्जिट की वजह से, जहां वो लोग परेशान रहते थे कि भाई हमने पता नहीं फैसला ठीक किया है कि नहीं किया है, वो बरतानिया था। तो वहां ईयू से बरतानिया जो अलग हो गया तो इन पर 10% लगाया। यानी ये बरतानिया को पहला रिलीफ, बड़ा रिलीफ अगर मिला है बरतानिया को ब्रेग्जिट से निकलने के बाद, कोई बड़ी कामयाब, तो वो बरतानिया को मिला है कि ईयू को 20% है सारे मुल्कों पे, और जो बरतानिया है उसके ऊपर जो है वो 10% लगा है, क्योंकि बरतानिया ब्रेग्जिट के नतीजे में अलग हो चुका है। तो ये मतलब बेजा हो गई कि कितना अच्छा फैसला किया तुमने ब्रेग्जिट से निकल के, कभी अंदर जाते हैं मतलब देखें ना 10%। और कीर स्टारमर जो है उनकी गवर्नमेंट को एक बड़ा उनकी तारीफ भी हो रही है कि भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो लेकिन अच्छा और कौन सा मुल्क है 10% में जो मिनिमम लगाई है उन्होंने? सिंगापुर 10%। अच्छा, ब्राज़ील 10%, ब्राज़ील ब्रिक्स, ब्राज़ील 10%, ऑस्ट्रेलिया 10%, कम से कम, यानी कम से कम 10% से नीचे किसी पे नहीं है 10%। ऑस्ट्रेलिया 10%, टर्की 10%, अच्छा कोलंबिया 10%, अर्जेंटीना 10%, एल सल्वाडोर 10%, यूएई 10%, सऊदी अरेबिया 10%, कतर 10%। तो ये जो जीसीसी के ममालिक और उसके बाद जो बरतानिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कुछ जगहों पे 10% रखा। सबसे ज़्यादा, अच्छा पाकिस्तान और भारत का तो डिस्कस हो रहा है 29 और 26 और वो सारा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उनका टैरिफ है तो वो उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को हिट किया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, और उसमें बहुत बुरी तरह से हिट किया है। और उनके ऊपर बात करने से पहले मैं ये भी जरा आपको बताऊं कि स्विट्ज़रलैंड ईयू में नहीं है, तो ईयू पे तो लगाए हैं ना 20%, तो स्विट्ज़रलैंड पे लगा दिए उन्होंने 31%, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जो है वो ईयू का हिस्सा नहीं है, तो उस पर 31% लग गया है। उनकी सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ ही उनकी ब्रांड स्विट्ज़रलैंड की बड़ी, तो वो सारा लग गया है उनके ऊपर। अच्छा, जो कंबोडिया है, कंबोडिया के ऊपर, कोलंबिया पे तो कोलंबिया अलग है, कंबोडिया अलग है, ठीक है ना। तो कंबोडिया जो है साउथ ईस्ट, ये जो आसियान कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके ऊपर लगा है 49%, लाओस पे लगा है 48%, वियतनाम। अच्छा, अब ये था कि जी चाइना से कंपनीज बंद करें और वियतनाम ले जाएं, यही था ना, चाइना से आप बंद करें कंपनीज को। ये ट्रंप 1.0 में यही था कि इंडिया ले जाएं या वियतनाम ले जाएं या बाकी मुल्कों में ले जाएं, वहाँ जाके काम करें, तो वो वहाँ पर, तो वियतनाम पे 46%। अच्छा, म्यांमार जहाँ पे ज़लज़ला आया हुआ है और बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, वहाँ 45%। अच्छा, थाईलैंड पे 37%, इंडोनेशिया 32%, मलेशिया 24%, ब्रुनाई 24% और फिलिपीन जो है उस पर 18%। अच्छा, लेकिन इसमें अब यहाँ जो एक इशू है वो ये है कि कोरिया, साउथ कोरिया, इंतहाई करीबी मुल्क साउथ कोरिया, उसकी ब्रांड्स आप देखें ना, एंड ये सैमसंग और ये सारे जो उनके एलजी सारे वहाँ की ब्रांड्स हैं साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया पे उन्होंने लगा दिया 25%। अच्छा, जापान पे उन्होंने लगा दिया 24%। अब जापान जो है ये उनके मुल्क हैं जो उनके ये पैसिफिक के मुल्क हैं सारे,
और इन मुल्कों के ऊपर उन्होंने इन पे टैरिफ्स लगा दिए हैं, ठीक है, और टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये अब इशू ये है कि देखिए ना 46% और 47% और 24% जापान, तो जापान की मईशत स्लो है, वह पहले ही उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो जापान और साउथ कोरिया दोनों पे उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, लेकिन जापान, साउथ कोरिया और चाइना जो है ये पिछले दिनों RECP का इजलास हो चुका है और वो आपस में बात सारे कर चुके हैं। अच्छा, फिर इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखें, जो जितने भी अमेरिका में, अच्छा उनका कहना यह है कि टैरिफ में इसलिए लगा रहा हूँ कि बाहर से सामान आए, सारा सामान अमेरिका में तैयार हो, और अगर बाहर से किसी ने यहाँ भेजना है तो इतना टैरिफ लगेगा, अदरवाइज हमारे अपने जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी। लेकिन उनकी जो अपनी इंडस्ट्री है जी। वो उनकी अपनी इंडस्ट्री इस बात की मोहताज है कि आप बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाएं, अब बाहर से कुछ ना कुछ हम, मिसाल के तौर पे जैसे आज उनके स्टॉक्स गिर गए, एप्पल के स्टॉक गिर गए, क्योंकि जो आईफोन है या मैक है या आईपैड है, तो ये तो सारे या तो चाइना में बनते हैं या वियतनाम में, या ये है कि ये इंडिया में या बाकी मुल्कों में, और उसके बाद ये बनने के बाद जो है ये अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिका में तो अमेरिका में कैसे असेंबल, ये तो बाहर ही बनेंगे तो फिर सस्ते मिलेंगे ना वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग कैसे खरीदेंगे आईफोन। अच्छा, फिर वो आपने सैमसंग, कोरिया, उनको सब पे लगा दिया। तो इशू ये है सारा कि वो उसके स्टॉक गिर गए, सबसे पहले तो एप्पल के स्टॉक गिरे, और टिम कॉक जो है वो पिछले दिनों चाइना में भी थे, ये सारे कि भाई वहाँ पे चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे मतलब है कि ज़ाहिर मार्केट है, बड़ी मार्केट है, ये 1-1 बिलियन से ज़्यादा बड़ी मार्केट है चाइना की, इंडिया की सारी। लेकिन ये है कि ये अपने मुल्क में अपनी बनी हुई चीज़ों से ज़्यादा ये होता है ना कि बाहर भेजें तो बाहर से फ़ायदा हो, बेचें बाहर सामान दुनिया भर में जाके। अब ये है कि चाइना में सबसे ज़्यादा आईफोन सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर बन रहे थे, या ये है कि उसके बाद वियतनाम में या इंडिया में बन रहे थे, तो आईफोन वहाँ पर आईफोन की कीमत बढ़ गई। अच्छा, आईफोन उनका अपना ब्रांड है, और आईफोन जो अपना ब्रांड होता है तो अपना ब्रांड होता है ना, सैमसंग उनका ब्रांड तो नहीं है ना, एंड्रॉइड्स बाकी जो टेलीफोन्स हैं तो वो मतलब आईफोन ही है, अमेरिका से आईफोन ही आता है ध्यान में। अच्छा, तो अब यह है कि वो उनकी कीमतें शूट करेंगी बहुत ज़्यादा, और उसके साथ ही दूसरा जो कि चिप, पूरी की पूरी जो चिप इंडस्ट्री है, जो एनवीडिया या बाकी सारी, वो सारा का सारा वो डिपेंड कर रही है तमाम का तमाम वो डिपेंड कर रही है ताइवान पे। तो ताइवान के ऊपर जो है वो भी लग गए टैरिफ्स बहुत ज़्यादा, तो उसके नतीजे में आज जो है वो एनवीडिया का स्टॉक भी गिर गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप अगर ये यूरोप की बहुत सी मसनूआत देखें तो ये भी यूरोप की मसनूआत, तो ये तैयार तो नहीं हुआ, एडिडास के जूते और ये सारे जो हैं ये तो सारे दूसरे मुल्कों में तैयार होते हैं, ये ब्रांड्स वहाँ की हैं, वो तैयार वहाँ होते हैं, बाहर के मुल्कों में तैयार होते हैं। तो अब ये है कि EU से कैसे निपटता है, और ये ख़ासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया, ये तो करीब आ गए ना मुल्क सारे, ये तो आप समझेंगे चाइना के बिल्कुल, उन्होंने शायद पनिश इसलिए किया है कि ये चाइना के करीब हैं और चाइना के बेल्ट एंड रोड का हिस्सा हैं, और चाइना का तो उन्होंने लाओस और इन मुल्कों पे सब पे कर दिया। तो लाओस की मुझे नहीं पता क्या तिजारत होती होगी अमेरिका के साथ, या क्या वो ये मुल्क अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन इसमें जो एक इशू है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, अब ये देखना ये है कि मार्केट, वॉल स्ट्रीट तो गिर गई पूरी आज, तो वो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है उनको, वॉल स्ट्रीट को, कि भाई आप ट्रस्ट ऑन ट्रंप पे ट्रस्ट करें, ट्रंप का जो विजन है वो ये ठीक होगा, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी, लेकिन ये है कि हम बाहर वालों पे जो है वो हम उसको पनिश भी करेंगे। सेंक्शंस पहले लगती थी, अब ये टैरिफ्स लग गए, सब पे लग गए, कहीं 10% लगे, कहीं, अब देखें ना, मुझे नहीं पता सऊदी अरेबिया से क्या चीज़ें अमेरिका जाती होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जाती होंगी, तो 10% लगा दिया। कतर से क्या अमेरिका जाता होगा, कुछ ना कुछ तो जाता होगा डेफिनेटली। लेकिन यह है कि इंडिया से, पाकिस्तान से, चाइना से और EU से और बाकी मुल्कों से ज़्यादा तिजारत, तो वहाँ पर उन्होंने 50%, और मैंने कहा नहीं चाइना पे 34 नहीं 54 है, 20 पहले लगा, 2 मुल्कों पर और नहीं लगाया, उन पर लग चुका है पहले, मज़ीद लगाना था, उन्होंने कहा था मैं 2 अप्रैल को लगाऊंगा, उनको भी भूल गए वो, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है ना। रशिया पे तो बिल्कुल लगाए, उन पे पहले लगा दिए थे, वो मजीद नहीं लगाए, ठीक है ना, मजीद उनकी जो ऑटोमोबाइल वगैरह पिछले दिनों लगे थे वो मजीद तो इस लिस्ट में वो नहीं है। अच्छा, तो मैक्सिको, कनाडा और रशिया तो बिल्कुल ही
ज़बरदस्त। तो एक तो ये है कि टैरिफ की अब ये लड़ाई आगे कैसे पहुंचती है, मईशत कैसे दुनिया की खड़ी होती है, कैसे ये पूरा जो IMF के साथ हम खुशामद है, ये बिल्कुल एक आप समझ लें कि ये डूबता हुआ सूरज है, ये सारा जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद की सारी चीज़ें, और नए आने वाली दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है उसके ऊपर यहाँ कम से कम यहाँ तो मुझे सोच नज़र नहीं आ रही। अगर कोई सोच हो तो कम से कम ये वो फिर हमें को बताएं आके कि वही ब्रिक्स में गए क्यों नहीं गए, RCEP में जाना चाहिए था, बाकी जगहों पे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। IMF की वफ्त आएगा तो IMF का वफ्त आएगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि सारे के सारे जो हैं ये अभी तक उसी में हमारी जो बाबूज हैं, ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म उधर ही इनका जहन बस उधर ही है, ठीक है ना, कि वो तो मतलब बस उधर ही देखना है हमने, ठीक है ना, मगरिब की तरफ ही देखना है और उधर से ही हमने देखना है, उधर ही IMF है, इसकी क्या ये भाई IMF में रहा, ये क्या करी वर्ल्ड बैंक में रहा, ये क्या करी वहाँ, उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमें बढ़ना है, हम नहीं बढ़ेंगे तो हालात मजबूर कर रहे हैं ना दुनिया को, मुल्क अपनी मर्जी से तो, लेकिन नए पावर सेंटर्स इमर्ज हो रहे हैं ना पूरी दुनिया में, और इसके बाद ही तो एक पूरी जंग छिड़ गई ना दुनिया में, एक ट्रेड वॉर, एक नई शक्ल तैयार कर ली जंग ने। अब इसको नॉन काइनेटिक में रखें, आप ट्रेड वॉर को जहाँ पर भी आप रखें, लेकिन ये कि एक वॉर तो छिड़ गई ना, ट्रेड वॉर। अच्छा, अब इस ट्रेड वॉर के नतीजे में जाहिर है कि नए अलाइंसेज होंगे। अलाइंसेज जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि फ़ौजी इत्तेहादी हों, वो माशी इत्तेहाद भी हो सकते हैं कि भाई हम आपसे ट्रेड बढ़ाते हैं, इससे इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर। वो जब तिजारत बढ़ती है तो उसके नतीजे में फिर ताल्लुकात में तब्दीली आती है हर तरह से। तो ये एक पूरा का पूरा जो ग्लोबल सेटअप, जो एक ढांचा गिर रहा है पुराना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसमें ये फ्यूल ऐड हो गया कि जी अब इसमें जो है वो आगे इसके असरात कैसे होंगे। एक शख्स जो है वो ये हफ्ता बुरा गुजरा है कई वैसे तो दुनिया में, लेकिन एक बड़े शख्स के लिए ये पूरे पिछले 72 घंटे जो है ना, 72 घंटे या इससे वो बुरे गुजरे हैं, और हो सकता है वो शख्स जो है अपने ओहदे से अलग कर दिया जाए, और वो है DOGE के सरबरा इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो हैं वो अपने ओहदे से शायद वो अलग हो जाएं, वो तरदीद कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट्स वगैरह भी किए हैं कि मैं ये मेरे बारे में गलत बातें चल रही हैं और फलाना। लेकिन ये है कि वो जो पॉलिटिको ने ये की स्टोरी के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि भाई गलत मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं वगैरह 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 वगैरह। लेकिन ये है कि ये बात अमेरिका में चल रही है कि जी इलॉन मस्क जो हैं उनको वो शायद एक एडवाइज़र के तौर पे रहें, और वो एडवाइज़र के तौर पे रहें, और ये जो 23 है पॉलिटिको की स्टोरी थी, लेकिन बाद में इसको जो है वो बाकी जगहों पर भी इसको उठा लिया गया। पॉलिटिको ने कहा था कि ट्रम्प टेल्स इनर सर्कल के मस्क विल लीव सून। अच्छा, इसी को फिर कोट किया उन्होंने, इलॉन मस्क ने। इलॉन मस्क ने कहा कि बात गलत हो रही है। अच्छा, उसकी वजह ये स्टोरी में ये थी कि जी इलॉन मस्क के अगेंस्ट जो है, एक तो वो लाइबिलिटी हैं बन गए हैं, फिर ये कि बहुत से डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं वो जो ट्रम्प के साथी हैं वो कहते हैं ये इलॉन मस्क और उनके जो साहबजादे हैं वो हर वक्त साथ घूमते रहते हैं वाइट हाउस के अंदर, कोई प्रोटोकॉल नहीं कुछ नहीं। और फिर वो सारे सेक्रेटरीज़ को बिठा के, या सारे जो उनके वाइट हाउस के जो जो एक सारे लोग बैठे थे जहाँ पे इलॉन मस्क भी थे, तो उन्होंने कहा था कि किसी को इलॉन मस्क से शिकायत होगी मैं फेंक दूंगा उठा के। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक मजान बात की थी, तो उस पर भी लोग सारे खामोश हो गए थे, क्योंकि कई लोगों के उस वक्त तक इख्तलाफात सामने आ गए थे इलॉन मस्क के बारे में। लेकिन यह कि इलॉन मस्क जो हैं वो शायद आने वाले दिनों में अपने ओहदे से अलग हो जाएं। एक तो ये है कि विस्कॉन्सिन में जो एक इलेक्शन हुआ है वहाँ पे जो सूजन क्रेफोर्ड वहाँ पे बन गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जज, तो इनके मुखालिफ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने पे। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी थे, लेकिन इलॉन मस्क ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, कोई $20 मिलियन वहाँ पे, और कोशिश की कि ये हार जाएं। ये जीत गई, और ये जो हैं ये लिबरल हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प के ख्यालात से ये मुताबिकत नहीं रखती। तो एक तो ये जीत गई, तो एक तो ये बुरी खबर आई उनके लिए, और इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा दिल पे लिया है। दूसरा ये हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को वो भी याद है कि शुरू में मैंने जब यहाँ पे सैम ऑल्टमैन को बुलाया था OpenAI के, और बाकी सारे लोगों को, सॉफ्ट बैंक वाले चाइना सबको बुला के मैंने अनाउंस किया था कि जी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट टारगेट या करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, तो उस पर इलॉन मस्क ने उसका तमस्खुर उड़ाया था और कहा था ये नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट ट्रम्प बात भूलते नहीं हैं, तो उनके जहन में बहुत सारी बातें हैं,
और फिर ये है कि जब काफ़ी कुछ है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने थोड़ी देर पहले ये 30th अगर हम दिखा सकें, फॉर ट्रम्प मस्क इज़ ए स्केप गोट एंड लाइबिलिटी बट फॉर नाउ ही स्टिल यूजफुल। अभी वो शायद ये स्टोरी है उसमें कि अभी शायद ना करें, लेकिन काम एडवाइज़र का रोल दे दें, साइड पे करें सारा, लेकिन ये कि स्केप गोट बना के कि भाई अभी तक जो कुछ हुआ है, जो भी कुछ गड़बड़ हुई है सारी वो इलॉन मस्क की वजह से हुई है। ये नहीं होते तो ये गज़ा में भी जो है वो दूध की शहद की नहरें बहरी होती खून की जगह, और यूक्रेन की जंग भी ख़त्म हो गई होती, और ये भी हो गया, ये भी होता था, ये होता तो सारा इलॉन मस्क को जो है ना उस पर डाल दो, स्केप गोट बना दो, और उसके बाद जो आगे चलो। तो ये एक वहाँ पे बात वाशिंगटन में और सारी जगह डिस्कस हो रही है कि इलॉन मस्क जो है वो अपने ट्वीट कर रहे हैं। जब फिर और मसला ये हुआ कि जब से टेस्ला की जो तारीख़ है, टेस्ला की तारीख़ का ये बदतरीन पहला क्वार्टर की है। टेस्ला इतना उसके शेयर्स गिरे हैं, 13% एक जगह गिर गए हैं, और जो यूरोप में गिरे हैं तो जर्मन जो वहाँ पे व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो जगह ले रही हैं टेस्ला की, तो वो उनकी मार्केट वो भी ख़राब हो रही है। फिर ये कि चाइना के साथ जो ताल्लुकात अभी बन गए हैं, ख़ास तौर पे इसके बाद टैरिफ्स के बाद, तो चाइना क्यों अपनी जगह अपना वो देगा इलॉन मस्क को क्या कि तुम यहाँ पे काम करो सारा और करो। तो वो मेरा ख्याल है कि इलॉन मस्क को, लेकिन खाली इलॉन मस्क का इशू नहीं है, इशू जो है वो वहाँ पर जो है वो इशू जो है वो ताइवान का भी है, एनवीडिया का भी है, इशू जो है वो बहुत सारी मेटा के भी शेयर्स गिर गए ना आज। ये जो मैग्निफिशेंट 7 वो जो कंपनीज हैं सारी, उन सारा सबके शेयर गिरे हैं आज। उस सारी वो जितने टेक जायंट्स हैं ना मैग्निफिशेंट 7 के नाम से, मेटा और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे इनवीडिया, ये सारे के सारे जो हैं ये इन सब के शेयर्स गिर गए हैं, क्योंकि सारे के सारे डिपेंडेंट हैं ये बाहर के जो साथ उनकी तिजारत पूरी दुनिया में होती है उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें ना कि मिसाल के तौर पे तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि उसमें वो किस तरह आगे सस्टेन करते हैं और टेक के अंदर कैसे सस्टेन करते हैं। ये मैंने सो डीप सीक के आने के बाद और मज़ीद जो LLMs आ रहे हैं, ओपन सोर्स मॉडल्स, और वो जो हैं वो क्या उसके बाद वो $200 का तो नहीं चला ओपन AI, ठीक है ना, तो चैट GPT $200 का तो कोई भी नहीं ले रहा, वो प्रो करके जो है रीजनिंग और ये वो सारा। तो डीप सी की अब मुझे बताएं कि मुल्क कह देते हैं कि जी अच्छा जी हम उनके ऊपर भी टैरिफ लगा देते हैं, ये $20 का नहीं, ये तो इतने का होगा, अगर इतने मुल्कों में आपने डाउनलोड करनी है चैट GPT और एप्लीकेशन तो आज सारी दुनिया तो डीप सी पे चली जाएगी इस वक्त। तो इशू ये है कि ये इसमें टेक इंडस्ट्री भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि अगर हर मुल्क मतलब देखें ना पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा चाइना ने जो टेक इंडस्ट्री है, और डीप सी को लेकर भी किस दिन आए थे इनॉग्रल डे पे, जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का इनॉग्रल हो रहा था, ठीक है ना, 20 जनवरी को, तो उस दिन डीप सी को लेकर आ गए थे। और अब जो है वो ये है कि ये एक माशी जंग हो गई और अदम इस्तेकाम पूरी दुनिया में, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर, अमेरिका में कैसे जाएंगे, इतने टैरिफ लगेंगे तो यहाँ पर वो कॉस्ट बढ़ेगी, क्या उसकी बढ़ेगी, यहाँ पर जो है वो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर वो वहाँ जाएंगे, तो फिर वो वहाँ जाके महंगे चूँकि बिकने हैं, तो यहाँ पर वो लोग जो मज़दूर थे उनको भी कम रोज़ी मिलेगी, ठीक है ना, वो कम रोज़ी मिलेगी तभी तो जो दरमियान में पैसा बनेगा ना, अदरवाइज़ तो पैसा नहीं बनेगा। तो ये है कि वो इसी तरह से इंडिया में बहुत बड़े, इंडिया में जो है वो उनकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है और वो नाकाम रहे, इंडिया जो है वो नहीं कन्विंस कर सका, इंडिया कह नहीं कर सका, उनके सारे बहुत सारे इत्यादि, मैंने आपसे कहा ना, ये मुझे EU देखे ना 20% पे EU चला गया, लेकिन ये है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको तो बिल्कुल नहीं उन्होंने, क्योंकि वहाँ ये सारे वो मुल्क हैं, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, इंडिया, जहाँ वो कह रहे थे कि चाइना से बंद करके कंपनियाँ इन मुल्कों में ले आओ, और कई मुल्क ला रहे थे कि भाई चलो यार यहाँ पे ऐसे मसला है तो चलो यार वियतनाम चलते हैं, चलो यार साउथ कोरिया चले जाए, तो चलो यार इंडिया। अब वहाँ पर इतने टैरिफ लग गए तो फिर वो तो फिर बेकार हो गया। असल तो मेरा, अगर आपने ट्रेड वॉर में भी कम्पीट करना है चाइना से, तो फिर आप कुछ मुल्कों को
स्पेयर करते हैं और कहते हैं ये हमारे अलाइज हैं अगेंस्ट चाइना और ये हमारे अलाइज नहीं है। तो अलाइज हैं तो हम कोशिश करें कि भाई वहाँ पे अमेरिका में, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कि अमेरिका में ले आओ, सारा दुनिया का कारोबार यहाँ बनाओ के, भाई कहाँ से ले आओ? आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं आपके पास। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें आपको बाहर से मंगानी पड़ती हैं, इंडिया में कुछ चीज़ें होती हैं आपको बाहर से मंगानी पड़ती हैं। हर मुल्क में हर चीज़ तो अवेलेबल नहीं होती ना, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें कोई ना हो। क्यों कई मुल्कों में जो है वो आपको पता है, किसी मुल्क से जैतून आ रहे हैं, किसी मुल्क से कॉफ़ी आ रही है, किसी मुल्क से कुछ आ रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुल्क कहीं से कपास आ रही है, कहीं से गंदम आ रहा है, कहीं से चावल अच्छे आते हैं। तो ये है कि ये इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसके नतीजे में तो पूरी दुनिया की मईशत हिल गई है। और अब ये अगले ब्लॉक्स में जहाँ पर फौजी मामलात होंगे, अस्करी मामलात होंगे, वहाँ पर मईशत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर भी तो बन रहा है ना साथ साथ। अगर जंगों में ट्रेड वॉर एक हथियार हो गया तो फिर ट्रेड वॉर हथियार है, तो फिर तिजारत और जो मईशत है वो भी फिर एक हथियार है। तो बहुत सारे फ्रंट्स में एक नया फ्रंट खुल गया, ट्रेड वॉर। अच्छा, इलॉन मस्क, मैंने कहा उनका फ्यूचर ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं साथ जो है वो पहुँचे हुए हैं जो मैंने आपसे कहा कि इनके जो ज़ार, मतलब आप कहें कि उनके जो ज़ार हैं इसलिए कि वो उनका फ़ंड, उनके फ़ंड को, रशिया के फ़ंड को हेड कर रहे हैं, और किरिल दिमित्रिव, और वो पहुंचे हुए हैं। उनकी मुलाकात हो रही है स्टीव विटकॉफ से वहाँ पे, और भी मुलाकातें हैं लेकिन वो अभी पब्लिक नहीं हो रही, शायद वो बाद में पब्लिक हों, लेकिन ये कि उससे ज़्यादा बड़ी सतह पे वो मिलेंगे। लेकिन इशू यहाँ पे दो हैं। एक तो ये है कि जो अब वक्फा ले, मैं उसके बाद बात करूं कि ट्रंप से प्यूटिन तो शायद नहीं मिलने जा रहे। प्यूटिन अभी जंग को खींच रहे हैं। प्यूटिन ने मजीद जो रख दी हैं डिमांड्स आगे, उस पर देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब क्या करते हैं, क्योंकि आज जो मार्को रूबियो हैं उनकी पोजीशन बड़ी आज अजब सी हो गई है। वो आज नेटो का दौरा, ब्रसल्स में नेटो में हेडक्वार्टर्स में है, और वहाँ पर वो पहुँचे हैं, और इसलिए कि हम नेटो का हिस्सा हैं। सबको जो पीछे 20% टैरिफ आ गए, उन्होंने कहा हम नेटो में नहीं जाएंगे लेकिन आपको स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, ये पड़ेगा। तो वो अमेरिका अब बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं है ब्रसल्स के अंदर, क्योंकि वो पहले से पहले जो म्यूनिख में और ब्रसल्स में सारा कुछ हुआ, तो वो अब वो कोई और बात कर रहे हैं, तो वो बस साथ ही टैरिफ भी अनाउंस हो गए। तो मार्को रूबियो ने कहा हम नेटो में रहेंगे, सब कुछ कहा, लेकिन ये कि वो अब वो एक खिंचाव बहुत शदीद किस्म का पैदा हो चुका है नेटो के दरमियान, या EU के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। अच्छा, मैं वक्फे भी जाने से पहले, प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात अगर नहीं होती, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक आदमी से कहा है उससे मैंने मिलना है सऊदी अरेबिया में, उसको किसी तरह सऊदी अरेबिया बोला, खाली सऊदी अरेबिया पहले आएंगे, फिर शायद प्रेसिडेंट ट्रंप जाएंगे कतर, UAE वगैरह, लेकिन कहते एक आदमी से ज़रूर मिलना है मैंने, पुतिन से तो मिलना है, बहुत अच्छा मिलना है। अगर पुतिन से नहीं मुलाकात होती, एक आदमी से ज़रूर मिलना है, उनका नाम है अहमद शरा, सीरिया के। उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं कि यार मैं देखूँ तो सही कौन बंदा है जो इतना हमसे लड़ा है, इतना ज़बरदस्त बंदा है। तो मैं चाहता हूँ उसको भी बिठाऊँ, उसके सामने जो लोग लड़ रहे थे उनको भी बिठाऊँ, मैं सुनूँ ये कैसे लड़ा है। जी, अहमद शरा साहब को शायद सऊदी अरेबिया प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश पे उनके साथ मुलाकातें हो रही है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, शिबली फराज साहब की जानिब से कहा गया कि बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और ये जो है अदालत की तौहीन है। वो मुलाकात के लिए गए थे, मेरा ख्याल है जो बात हो रही होगी वो शायद खान साहब से खुद ही हो रही होगी, और वो नहीं चाह रहे होंगे इस वक्त कि वो इसको जो है वो, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या वजह हुई है, लेकिन ये कि मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही। साथ साथ वो खबरें भी आ रही हैं कि उनसे बातचीत जारी है, और ये उन्होंने अली अमीन गंडापुर से कहा। तो देखते हैं कि अब आगे क्या मामला चलते हैं। ये जो टैरिफ की लिस्ट है ना, इसमें अगर आप बिल्कुल एंड में देखें ना, तो इसमें ऐसे ऐसे जजीरे भी हैं जहाँ पे सिर्फ वो पेंगुइन और समुद्री जानवर ही घूमते हैं, वहाँ पे बर्फ़ के अंदर, उन पे भी टैरिफ आयद हो गए। अब ये जो है ना, ये बिल्कुल लास्ट में हम देखें तो ये नॉरफॉर्क आइलैंड जो है, ये है कहीं ऑस्ट्रेलिया की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। ये सिडनी से 1400 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर इसके ऊपर भी जनाब उन्होंने 29% टैरिफ लगा दिए। और फिर आप अगर नीचे इसमें देखें जाके, तो एक इसमें आपको नज़र आएंगे मैकडोनल्ड्स आइलैंड।
अब ये जो मैकडोनल्ड्स आइलैंड है ये भी अंटार्कटिका के बिल्कुल पास जो है वो बिल्कुल जनूबी पैसिफिक के अंदर। तो मैकडोनल्ड्स आइलैंड जो है, मैक्यूरी आइलैंड कहते हैं जिनको, ये इनके ऊपर भी लगा दी हैं ये। बहरहाल वो सारे ही, अब वहाँ पर पता नहीं क्या, वहाँ से पेंगुइन लेकर आने हैं, क्या लाने हैं, क्या आता है क्या नहीं आता, बर्फ़ आती है वहाँ से क्या छोटे छोटे जजीरे, वो 185 मुल्क पूरे करने थे वो जनाब। अच्छा चलें जी, पता नहीं क्यूबा पे शायद लगाए हैं नहीं लगाए, एक आध मुल्क उन्होंने और भी छोड़ा है को बड़ा। एनीवे अब इसमें जो, तो ये तो एक तो टैरिफ की जंग चल गई, दूसरा जो अहमद शरा से मुलाकात के इम्कान, लेकिन ये प्यूटिन का भी अभी चल रहा है ना मामला, प्यूटिन के साथ मुज़ाकरात वहाँ हो रहे हैं, रशिया पर टैरिफ नहीं लगाए, और ये है कि नेटो में उन्होंने कहा जाना नहीं, बस ये है कि इसका फैसला ज़ेलेंस्की को उन्होंने कहा यूएन के मातहत लगाई जाए। ये ट्रंप तो पहले ही उसको डम कर चुके हैं ज़ेलेंस्की को, और फिर क्रिटिकल मिनरल के ऊपर वो माहिदा, उसके ऊपर भी कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि देखिए ना जवाब में प्रेसिडेंट पुतिन ग्रीनलैंड दे रहे हैं, ग्रीनलैंड दे रहे हैं, वट्टा सट्टा कोई छोटा तो नहीं है कि वो इतना बड़ा जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे यार ग्रीनलैंड, मतलब ओहो हो, तो ग्रीनलैंड को मैं छोड़ दूँ तो ये ट्रंप ने, पुतिन ने अच्छा खासा, और उसके बदले में फिर वो ब्रिक्स के मुल्कों को, चाइना को इधर लाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक बड़ा मुश्किल पैकेज रखा हुआ है प्रेसिडेंट पुतिन ने कि चाइना यहाँ पर आ जाएगा यूरोप के अंदर। और अब तो ये ख़ास तौर पे जब से ये टैरिफ वैरिफ आए तो पहले ही यूरोप के मुल्क जो है वो चाइना को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन एक तो ये कि अहमद शरा, दूसरी जो बात है, दूसरा जो दौरा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो हो रहा है ये बिम्स्टेक के जो मुल्क हैं, जो पहले भी हम इसका जिक्र कल भी हमने किया था, शायद पहले भी कर चुके हैं काफ़ी जगह, बिम्स्टेक ये जो इत्तेहाद है ये है बड़ा अहम हो गया है, और इस इत्तेहाद की जो इम्पोर्टेंस है बिम्स्टेक की वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। लेकिन थाईलैंड इस साल सदारत कर रहा है इस ग्रुप की, वो हर साल जो सदारत है वो चेंज होती है, तो उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने रात को, अब इसमें जो है ये बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है। अच्छा अब ये है कि नेपाल ताल्लुकात अच्छे नहीं, इंडिया की वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ इशू, बांग्लादेश ये तो अभी 7 सिस्टर अभी बात हुई है, मैंने कहा था कि कोई, श्रीलंका वो भी सामने है। अच्छा उसके बाद म्यांमार, वो भी, भूटान, ऊपर से चाइना जो है वो दावा करता है कि भूटान हमारा हिस्सा है। अच्छा थाईलैंड के अंदर जो है वो, थाईलैंड ये ब्रिक्स में, थाईलैंड के साथ ठीक है ताल्लुकात, लेकिन एक इशू ये है कि एक तो खाना रात को साथ खाया, तो डॉक्टर यूनुस और जो बांग्लादेश के जो सरबराह हैं, बुरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ मौजूद थे, उसी टेबल पे थे। मैंने कल भी बात की थी कि ये 7 सिस्टर बयान पे कुछ भी नहीं कहेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ भी नहीं करेंगे, मजम्मत भी नहीं करेंगे, कुछ भी, कोई जिक्र ही नहीं होगा। कल उनकी मीटिंग है, उसमें भी आप देखिएगा हंसी खुशी वो हाथ हैंडशेक होगा आगे पीछे, और डॉक्टर यूनुस उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा उनका मकसद कुछ और था 7 सिस्टर्स का। क्या मतलब मकसद, कोई और साथ बहनें भी हैं क्या ये रियासतें हैं? तो उन्होंने गोल मोल करके आगे वो नहीं, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी, वो कोई बात ऐसी नहीं आएगी सामने से, बिल्कुल ये गुडी गुडी करके, और इशू चलते रहेंगे, वो हटो बचो करके वहाँ से निकल जाएंगे बिम्स्टेक से। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये बिल्कुल ख़त्म, ये आगे जाके, ये पहले भी मैं तफसील से बात करता हूँ, जो बे ऑफ बंगाल है ना, मतलब एक तो वैसे ही दुनिया भर के पानी जो है वैसे समुद्रों की बड़ी हैसियत, तिजारत की हैसियत, उसके बाद ये है कि उसमें ये इंडियन ओशन की तो हिस्टोरिकल, आप देखेंगे कॉलोनियल पावर्स आई कैसे हैं यहाँ पे, वो तो घोड़ों पे बैठ के तो नहीं आई कॉलोनियल पावर्स, वो तो ये समुद्रों के रास्ते आई हैं ना, चाहे फ्रेंच हो, चाहे वो जो है वो पुर्तगाल हो, या वो बरतानिया हो, या वो डच हो, या जो भी, तो वो तो यहाँ पे वो तो सी पार, तो बात सारी ये है कि वो उसमें समुद्रों की बड़ी अहमियत है। और उस यहाँ पर अब देखें ना, ऊपर तो मेन लैंड पे तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स है ना कि वो कैसे, अब अगर इमर्ज आपने करना है इंडियन ओशन में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ईस्ट की तरफ कनेक्ट हों, मतलब यहाँ वेस्ट की तरफ तो पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, तो आप वेस्ट की तरफ कनेक्ट हो, तो वेस्ट में बांग्लादेश है अब, और वेस्ट में जो है म्यांमार है, और वेस्ट में वो सारा का सारा वो जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो ये बिम्स्टेक इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि इंडिया ने बहुत पहले से अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बहुत सारे, जो मेरा ख्याल है कि अब वो मतलब
मुश्किल है कि वो प्रोजेक्ट्स आगे चलें, उनको चलना चाहिए था, इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे ये जो म्यांमार थाईलैंड हाईवे, अब ये म्यांमार, ये 6 स्लाइड अब देखें, ये म्यांमार इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे जो है, ये स्टार्ट होनी थी इंडिया से, उसके बाद इसने जाना था म्यांमार और फिर जाना था इसने थाईलैंड। इंडिया में मोरे से स्टार्ट होना था। अब ये 6 स्लाइड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो मोरे से स्टार्ट होते, मोरे किधर है जनाब? मोरे तो वहाँ पे है, ये जो है ये मोरे जो है ये तो मणिपुर में है, और मणिपुर से म्यांमार दाखिल होंगे, तो म्यांमार का हाल देखें और मणिपुर का हाल देखें। तो ये प्रोजेक्ट सारे के सारे रुके हुए हैं। ये जो प्रपोज्ड इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। अच्छा, इसी तरह से उनके जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर देखें तो उसमें ये जो कराधान वाला अगर दिखाएं हम, जो अभी स्लाइड हमने पहले भी दिखाई थी, तो ये भी प्रोजेक्ट मुझे तो इसमें ये चलता इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि ये फिर म्यांमार दरमियान में आ गया, ये भी म्यांमार बीच में है, कालाजान के बीच में, इसमें भी म्यांमार है। अच्छा, इसका सी रूट था, ये इसने स्टार्ट होना था, ये कलकत्ता से स्टार्ट हुआ और कलकत्ता से सीधा ये फिर सितवी, ये समंदर के रास्ते सितवी पहुंचा, लेकिन फिर ये कहाँ पहुंचा? सितवी किधर है? म्यांमार में। म्यांमार से गया वो मिजोरम, ऊपर मिजोरम तक जाना था। यानी नॉर्थ ईस्ट रियासतों तक जाने के लिए इंडिया ने समुद्री रास्ता एक प्लान किया था कि पहले कलकत्ता से समंदर, समंदर से म्यांमार, म्यांमार से मिजोरम, यानी वो चिकन नेक और दरमियान की रियासतें छोड़ के डायरेक्ट मिजोरम। अच्छा, हर जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो ईस्ट साइड के, वो सारे म्यांमार से गुजरते हैं। तो म्यांमार के तो वो तो वहाँ पे तो राखीन स्टेट और ये और वो, तो उसकी वजह से ये हुआ है कि वो वहाँ पर सूरत हाल इतनी। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट भी था, वो था उनका दिल्ली से हिनोय ले जाने का, हिनोय वियतनाम। ये मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ये नरसिम्हा राव जी का उन ज़माने का ये प्रोजेक्ट है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। और ये था कि जी एक रेल चलेगी और वो दिल्ली से चलेगी, और उसके बाद ये उसमें वो आएगी, और फिर उसका म्यांमार, फिर म्यांमार आएगी, फिर थाईलैंड जाएगी, फिर यहाँ से जहाँ से वियतनाम तक जाएगी, हिनोय तक। तो ये जो है ये भी, और मैं आपको ये बताऊं कि ये उस ज़माने का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2002-2003 का है गालिबन, टाइम्स ऑफ इंडिया 28, रेल लिंक बिटवीन न्यू दिल्ली एंड हिनोय लाइकली। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के, उन्होंने ये बयान दिया था, और ये बयान जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि रेल लिंक बनेगा, ये है 2003 कि न्यू दिल्ली और हिनोय। लेकिन जितने ये ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितना भी आप ईस्ट की तरफ आपने जाना है, अभी तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का इशू है ना, 7 स्टेट, जितना जहां से भी जाना है म्यांमार से गुजरना है, तो म्यांमार और ऊपर मणिपुर और वो पूरा, तो ये बिम्स्टेक बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि वो कम से कम देखें ना, वो देखें तो सही कि बांग्लादेश के अंदर बे ऑफ बंगाल की अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बे ऑफ बंगाल की अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा, और उस पर पहले तफसील से बात कर चुके हैं, हम आगे भी बात कर लेंगे बे ऑफ बंगाल के हवाले से। तो वो वहाँ पर अब बांग्लादेश में जो है, जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो हसीना वाजिद थी, हसीना वाजिद दौर में मंसूबे बनते रहे। अब वो तो इवन हसीना वाजिद से की मौजूदगी में भी वहाँ एहतजाज शुरू हो गया था ना, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो वो एहतजाज हो रहा था सारा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट पे, लेकिन सार्क मुल्क तो ख़त्म, सार्क का तो इन्होंने खुद ख़त्म हो गया। सार्क मुल्क अगर देखें तो मालदीव, अच्छा 5th स्लाइड है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। अब ये सार्क तो ख़त्म है, तो एक बिम्स्टेक ही रह गया है, बाकी ऑकसस वगैरह भी गया। वो कौन सा ऑकसस, वो कौन सा, वो देखें ना कौन सा क्वाड वार्ड, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इत्तेहाद जो है ये नई शक्ल लेंगे आने वाले दिनों में। उसमें मईशत, कनेक्टिविटी, अरसर नौ जायज़ा, कौन किसके साथ होगा, कैसे होगा, जंगें छिड़ गई तो कौन, ये आगे जाके मामला जो है किसी और रुख पे अरसर नौ दुनिया जो है वो गौर कर रही है कि भाई यहाँ से नहीं तो यहाँ से, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। अब जो है इस पूरे किस्से में वो ये है कि एक जो कत्लेआम है वो नहीं रुका अभी भी, और वो कत्लेआम है गजा का। और बल्कि नेतन्याहू जो है वो हंगरी गए, और वहाँ पे विक्टर ऑर्बन ने कहा कि जो ये बानी है हंगरी, जो ICC के बानी ममालिक थे 1999 उसमें हंगरी भी था, वैसे उन्होंने बाकायदा 2001 में किया था साइन, लेकिन वो हंगरी में गए और वो हंगरी ने कहा कि हम तो ICC से अलग हो रहे हैं। हंगरी ने वेलकम कर दिया, नेतन्याहू वहाँ पे घूम रहे हैं, हालांकि ICC के वारंट्स के तहत उनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, वो घूम रहे हैं बारह।
लेकिन इसी दौरान जो है वो उन्होंने एक नया कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया, मोरग MOREG, इसको इंग्लिश में कह रहे हैं मोरख करके इसको, जो इब्रानी ज़बान में, तो इब्रानी ज़बान में उन्होंने जो है वो एक ये फोर्थ हम देखें तो उन्होंने ये प्लान बताया है कि इसमें मज़ीद जो है वो एक तो है ना फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, एक जो है वो है जो निज़रिम कॉरिडोर जो दरमियान में है, उन्होंने कहा एक तीसरा कॉरिडोर जो है ना मोरग एक्सिस, वो तीसरा कॉरिडोर जो खान यूनिस और रफ़ा शहर को अलग कर देगा, रफ़ा वो हम यहाँ पे तामीर करेंगे दरमियान में। तो ये पहले एक तो इब्रानी ज़ुबान में भी इसका आ गया, पहले इब्रानी में आया, फिर इसको इंग्लिश में लोगों ने समझाया कि ये मोरग एक्सिस। अब ये जो है ये यानी मज़ीद एग्रेशन करेंगे और 100 जो है वो फ़लस्तीनी शहीद हो गए 24 घंटों में पिछले। तो ये पहले इन्होंने इब्रानी में जारी कर दिया था, उसके बाद वो इंग्लिश में फिर हुआ, फिर भी इसके बाद अच्छा। अब लेकिन जो इशू है वो ये है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तल अवीव में धमाके हो रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं हुतीज़ कि उन्होंने अटैक किया है तल अवीव को हिट किया है दोबारा। अच्छा, हुतीज़ अब लास्ट हो रहे हैं क्लेम हुतीज़ ने शायद ये तल अवीव वाले अभी जो अटैक्स हुए उनका नहीं किया, तो यहीं से हुआ होगा, मैं ख्याल लेबनान से नहीं हो, लेकिन हुतीज़ की तरफ से हो रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि हुतीज़ कह रहे हैं कि हमने जो USS हैरी ट्रूमन है उसको तीसरी दफ़ा हमने निशाना बनाया दोबारा। और ये उनका जो मीडिया है, देखें ना, USS हैरी ट्रूमन के साथ साथ कार्ल विल्सन भी आ रहा है ना यहाँ पे, तो कोई वजह है, तो यहाँ पे ये जहाज़ इकट्ठे हो रहे हैं ना जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। मैं अलमदाइन न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, यमन कह रहा है कि यहाँ पर हमने USS हैरी ट्रूमन को थर्ड टाइम, और फिर वो कह रहे हैं कि हमने दूसरा MQ-9 ड्रोन गिरा दिया 72 घंटों में। अच्छा, ये 72 घंटों में MQ-9 ड्रोन दूसरा गिरा दिया हमने। अच्छा, इसी को फिर जो है वो जो अलमनार जो कि हिजबुल्लाह से के करीब है लेबनान में, वो भी इसको इंडोर्स कर रहा है कि यमनी फोर्सेस ने ये 36 अलमनार कि उन्होंने US MQ-9 रिपर गिरा दिए और ये उन्होंने गिराया हुदैदा गवर्नमेंट पर। अच्छा, जो इशू है वो ये है कि ये यहाँ पर मामलात हैं ख़राब। अच्छा, अब इसको अगर हम ले देखें, एक महीना ये जो चल रहा है ना अप्रैल, तो अप्रैल में इस वक्त तक वो सारी फ़ौजों का इनखला हो जाना था जी। वो जो मुआहदा था जिसको ट्रम्प ने आते ही कहा था कि अभी कल से शुरू करो, यानी 20 तारीख को आया, उन्होंने कहा अगली तारीख से, कल से सीज़ फायर टोटल वो स्टार्ट। इस वक्त तक इसराइली फ़ौजों का इनखला हो जाना था, एक सेटअप बन जाना था जिसमें पैलेस्टीन अथॉरिटी, हमास, सारे ग्रुप्स की रजामंदी होती, कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाता, कोई बात आगे बढ़ी, सारे कैदी रिहा हो जाते, रिकन्स्ट्रक्शन की टीम्स आ जाती, सब कुछ होता, वो नहीं हुआ। और इसी तरह से जो है वो यूक्रेन में भी जंग बंदी नहीं हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट, लेकिन वो यूक्रेन की जंग बंदी शायद, लेकिन चाइना को यहाँ लाना, ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा इशू है ना कि चाइना, उस कंडीशन अच्छी रखी है ना कि चाइना आएगा, जो ब्रिक्स ममालिक चाइना आ जाए, तो चाइना जो है और बिल्कुल चाइना और रशिया जो है बिल्कुल इकट्ठे हैं। जहाँ निकली हुई दरमियान में एक तो माशी तौर पे ताइवान देखें ना, एक तो ये जो ड्रिल्स हुई हैं चाइना की ताइवान पे पिछले, ये बहुत उन्होंने घेर लिया चाइना को, सॉरी ताइवान को, और उन्होंने बड़ा सख्त मैसेज दिया नाम लेके ताइवान की क़यादत को कि जो सेपरेटिस्ट हैं ये बिल्कुल वहाँ पर आइंदा मोहतात रहें, आइंदा को बड़ा सख्त उन्होंने चाइना की तरफ से मैसेज किया। चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये जो पूरा अब तो ये जो पाबंदियाँ लग रही हैं वहाँ, तो उसके बाद और ये साउथ ईस्ट एशिया तो बिल्कुल, अब जो इलाका चाइना एक अगर मेन थ्रेट है, तो चाइना के आसपास जितने ममालिक हैं आपको उन पे तो हौला हाथ रखना है ना। लेकिन आपने पता चला वियतनाम, कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, लाओस, कंबोडिया, इंडिया, मतलब आपने किसी को, सारे मुल्कों को जो आसपास जिनके ऊपर आप हल्का हाथ रखते थे और मुल्कों की तिजारत बढ़ा, उनके ऊपर आपने बिल्कुल जनाब 46%, 38%, 42% ये करा के सारा उनको आपने उस तरफ कर दिया कि वो चाइना की तरफ जाएं। दूसरी बात है EU के मुल्क अब वेलकम नहीं कर रहे, वो EU में गए मार्को रूबियो, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपनी स्पेंडिंग बढ़ाओ, कह रहे हैं स्पेंडिंग खाक बढ़ाओ डिफेंस की, अब लड़ो, अब हम लड़ेंगे, जबकि मैशत हमारी पहले तबाह कर दी, ठीक है ना, और फिर
पैसे उधर सारे ज़ाया हो गए और अब हम अब आप रहे ना नए रेंटों में, अब अपनी हम फौज बनाने का सोचेंगे फ्यूचर में। और वो रशिया जो है वो बैठे हैं, रशिया के एनवॉय जो है वो बैठे हैं वाशिंगटन में, और वो बहुत से मामलों पे बात कर रहे हैं, जिसमें ईरान भी है, यूक्रेन भी है, जिसमें गज़ा भी है, जिसमें सिर्फ एक यूक्रेन तो नहीं बात हो रही ना, चाइना भी है आगे, ये सा। तो बात सारी ये है कि इलॉन मस्क जो है वो कहीं रहते हैं अपनी जगह, नहीं रहते। 2 या 3, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, 2 या 3 शख्सियत और ऐसी हैं जो कमिंग डेज में या वीक्स में या एक आध महीना लग जाए शायद, वो भी फायर हो जाएंगे वहाँ से। ये अंदर जो चैट चल रही है ना इनके आपस में, उसमें 2 या 3 और बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ट्रंप टीम की जो फायर हो जाएंगी, या वो रिज़ाइन कर देंगी, या ट्रंप साहब इसी तरह करके उनको आगे पीछे करके मतलब है कि वो उनको साइड पे कर देंगे। और ये जो है ये इसमें आप देखें ना, वकीत क्लॉक को साइड पे कर दिया ना, वो गरीब को, उसको यूक्रेन का बना दिया। वो तो लेफ्टिनेंट जनरल्स को तो रशिया और यूक्रेन का दोनों का बनाया था ना, तो उसको वहाँ से हटा दिया, वो ये स्टीव विथ का उधर चले गए। तो इशू ये है कि सारा मुलाजिम फारिग कर दिए, वो लोग हज़ारों की तादाद में निकाल दिए, वो सब कुछ कर करा के, वो मैंने तो नहीं किया था, इलॉन मस्क कह रहा था। तो इलॉन, लेकिन अभी ज़रूरत है इलॉन मस्क की फौरी तौर पे ना, अभी शायद ना करें, लेकिन वो एक मैसेज चला गया इलॉन मस्क को, और इलॉन मस्क की टेस्ला डूब रही, देखे ना उसकी इतने स्टॉक्स गिरे हैं दुनिया में। और अब आप किस तरह से वो इलॉन मस्क जाएगा चाइना में और कहेगा जाके कि भाई मेरी गाड़ियाँ खरीदो और ये खरीदो और वो खरीदो, उनके ऊपर आपने टैरिफ लगा दिया, चाइना में कहेगा भाई जाके इतना करीब हो ट्रंप के तो ये फैसला वापस करवाओ, या बाकी मुल्क कहेंगे फैसला। तो ये एक ऐसे, और ख़ास तौर पे यहाँ जो ये बिल्डअप हो रहा है ना गज़ा में, ईरान के बारे में तो खुल के कह दिया रशिया ने अमेरिका को कि यहाँ पे बॉम्बिंग का सोचिएगा नहीं ना, लेकिन ये कि हुतीज़ जो हैं उन्होंने तो देखे ना, वो USS ट्रूमन को अगर अटैक करें और कार्ल विल्सन आ गया तो क्या करेगा। और अरब ममालिक को इतने ऐलान कर, बाकी मुल्क कह रहे हैं कि हमारी बेसिस हमारे इस्तेमाल नहीं होगी अगेंस्ट हुतीज़। तो ये जो है ये अब आने वाले दिनों में दोनों, एक जंग और एक कत्लेआम जारी है। क्या ये कॉरिडोर दरमियान में बना के, और कत्लेआम जारी रहेगा तो ट्रंप आएंगे यहाँ पे, सऊदी अरेबिया या कतर या UAE। अच्छा, उन्होंने कहा मैं इसराइल नहीं जा रहा, अभी तक इसराइल उनकी आइडेंटिटी में नहीं है। उन्होंने 3 मुल्कों का नाम लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो उनकी प्राइवेट रिपोर्टर से बात हुई, उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया जाऊँगा मैं, उसके बाद कतर और UAE। इसराइल के बारे में उन्होंने कहा अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो अगर इसराइल बाद में देखा जाएगा तो उससे पहले अब ये अप्रैल शुरू हो गया है, तो अप्रैल से लेके मई में अगर उन्होंने आना है तो उससे पहले तो बहुत कुछ सेटल होना है। तो ये है कि इंटरेस्टिंग टाइम्स, और उसमें ये मैं खासा फ़रोई मामलात को छोड़ें, पाकिस्तान में हम लोग जो उलझे हुए हैं इसमें, इतना दुनिया में कुछ हो रहा है। हमारी पूरी आप देखें इकॉनमी ने शिफ्ट लेना है आगे, हमने बिजली कैसे बनानी है, हमने अपनी जो एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, हमने जो ब्लॉक्स बनाने हैं उनमें क्या सिर्फ जो है वो ही होगा, क्योंकि अब तो मईशत बहुत बड़ा एक ट्रेड वॉर है ना, वॉर है, ट्रेड वॉर भी शुरू हो गई है दुनिया में, और उसके बाद नए ऑर्डर जन्म ले रहे हैं। तो बहुत कंसेंसस, सुकून के साथ, सोशल अनरेस्ट ना हो, आराम से सिक्योरिटी का प्रॉपर जो है वो हार्डकोर टेररिज्म और सिक्योरिटी के मामला बलूचिस्तान, बाकी जगहों पे, पूरे मुल्क में। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है इसके ऊपर हम एक संजीदा डायलॉग मुल्क में करें। डायलॉग क्या कर रहे हैं, आपस में बैठेंगे, ये कोई बड़े कोई शादी हॉल कराए पे लेके कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में करने, डायलॉग बैठ के आपस में बात कर लें, लोग एक दूसरे से मिलें और मुल्क को आगे निकालें। और लेकिन ये है कि ये मईशत उस वक्त ठीक होगी जब इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी का सेटअप भी होगा, कुछ सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि जी बहुत अच्छा किया कि IPPs ने पैसे कम कर दिए, मगर ये IPPs किसकी हैं, और अब कम कर दिए तो पहले जो पैसा ले गए हैं वो इतने सालों में, इतने अरबों डॉलर्स में वो ले गए हैं, तो वो कैसे ले गए? तो अगर आपने मुआहदा तोड़वा के अब उनको रुपयों में और कायल किए तो कैसे किए? क्या उन्होंने ये कहा कि जो पहले हम ले गए सारा खा कमा के वो हमसे कोई नहीं पूछेगा, तो अब हम यहाँ कम कर देते हैं? तो ये जो बात है ना, ये इस तरह नहीं होता कि मतलब शुगर मिल मालकान से गुजारे। शुगर मिल्स किसकी है पाकिस्तान में? तो टेक्सटाइल मिल ओनर से वो किसकी है भाई? तो इशू ये है कि वो जो है वो मतलब है कि खुद ही करते हैं, खुद ही वो फिर अपने मतलब है कि ये मैं शहबाज शरीफ साहब को कि उनका आज ऐलान बड़ा एक खुशगवार ऐलान है, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ ना, जो रूट कॉज तक अपनी जो गंदम की स्मगलिंग होती है, अच्छा चीनी ख़त्म हो जाती है, तो चीनी कैसे ख़त्म? शुगर मिल्स वालों से पूछे ना, किन की शुगर मिल्स मुल्क में? वो चीनी ख़त्म हो गई, चीनी बाहर से मंगवा ली, आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई, फिर। तो बात ये सारी कि इसके क्योंकि रूट हर एक को पता होता है कि यार मुझे कुछ अर्से के बाद किसी ने पूछना नहीं है तो मैं भी बात करके निकल जाऊँ। तो इसलिए जब तक आप एक रूट कॉज नहीं पकड़ेंगे ना और आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन ख़त्म करेंगे फिर तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली
तो इसमें इसलिए कि आज बड़ा अच्छा इन्होंने स्टेप लिया शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन अगर उसके साथ ये बता देते ना कि IPPs किसकी हैं और हमने कितना पैसा उनको इतने सालों में दे दिया, मालकान के नाम क्या क्या हैं, और इतने अरब डॉलर्स वो बाहर ले जा चुके हैं इतने सालों में, और अब भी उनके साथ क्या माहदे रिवर्स हो गए हैं या वो खुद ब खुद रिवर्स हो गए माहदे ऐसे ही, मतलब अगर उनके साथ माहदे थे तो ख़त्म किए हमने, क्या किया हमने ठीक है ना, जहाँ बिजली नहीं बन रही उनको पेमेंट करते रहे तो पैसा तो नहीं उनसे। तो ये है कि बहरहाल एक अच्छा ऐलान, लेकिन रूट कॉजेज अपनी जगह हैं, और इसमें भी वो क्या था पहले, बिजली कितनी थी कितनी नहीं थी क्या था, तो बहरहाल बस ठीक है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बिजली, ये हमारी जब तक एलीट है ना, ये बिजली बनाती कम है गिराती ज़्यादा है। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।